हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सीजीपीएससी जो बहुत सारे जो एग्ज़ाम है, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पीएससी व्यापम पुलिस की भर्ती भी होने वाली है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत के जो सामान्य ज्ञान से तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर करेंगे। यहाँ से जो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। तो ये हमारा 20वां पार्ट है। बाकी जो 19 पार्ट है डल चुका है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कल मैंने 19वां पार्ट डाला था, तो उसको जाके नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन पहले बार आए होंगे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कौन से सन में हुआ था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सन 1950 में, 1960 में, 1900 आपके 69 में, या आपके 1989 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1969 में। तो 19 जुलाई 1969 में, जो कि यहाँ पे भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। 1969 डेट को याद रखिएगा, जो कि 19 जुलाई 1969 को यहाँ पे, जो कि भारत में बैंकों का पहली बार यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो लगभग यहाँ पे जो 14 बैंकों का, जो प्रमुख निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो मांटेक्यू घोषणा के नाम से, आपके मार्नी घोषणा के नाम से, या मिंटो घोषणा के नाम से, या आपके चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। मांटेग्यू घोषणा के नाम से इसको जाना जाता है। तो सन 20 अगस्त 1917 में जो सुधार की घोषणा किया गया था, इसको मांटेग्यू घोषणा के इसको नाम से जाना जाता है। तो सन को याद रखिएगा, 20 अगस्त 1917 में इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया था? तो वहाँ जो कि आपका कौन सा संशोधन था? तो 42वां संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, आपके 44वां संशोधन, या डी है आपका 45वां संशोधन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 44वां संशोधन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों को संपत्ति के जो अधिकार था उसको मूलाधिकार की सूची में इसको निष्कासन किया गया था आपके 44वां संशोधन के द्वारा। तो इसको 1978 में, 1978 में इसको संशोधन किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, अगर डेट पूछता है तो 1978 आपको डेट लेना है, और कौन से 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको निष्कासन किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज जो विषय है निम्न में से किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो आपके संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या अवधि सूची में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य सूची में इसको। तो पंचायती राज जो विषय है आपके, इसको निम्न में से कौन सी सूची में इसको सम्मिलित किया है? तो आपके राज्य सूची में जो कि सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज जो 11वीं अनुसूची में है, याद रखिए ये भी क्वेश्चन, इसको आपके राज्य सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? तो आपके सार्वभौमिकता के रूप में, समाविष्टिवाद, समाजवाद, या अंतःक्रियावाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, समाजवाद। तो याद रखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, और यह जो सिद्धांत है किस रूप में जाना जाता है? तो इसको समाजवाद के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी करके रख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंचायती राज। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो आपके बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, या डी है आपके जी.वी.के. राव समिति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। तो याद रखिए, पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किसके द्वारा, कौन सी समिति के द्वारा किया गया था? तो आपके बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको लाया गया था त्रिस्तरीय व्यवस्था। कई बार यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है,
त्रिस्तरीय जो पंचायती राज किसके द्वारा लाया गया है, तो आपकी बलवंत राय मेहता के समिति के द्वारा लाया गया है। तो बलवंत राय जो मेहता समिति को भारत सरकार द्वारा यहाँ पे 16 जनवरी, याद रखिए डेट को, 16 जनवरी 1957 मतलब 1957 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कामकाज की जांच के लिए इसको नियुक्त किया गया था। फिर ग्रामीण क्षेत्र को विकास के लिए 1952 में लगभग सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था। तो याद रखिए इसको 1957 में इसको लाया गया था। तो कौन से समिति ने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने लाई गई थी, याद रखिएगा। और बलवंत राय जो मेहता है इनको इनके जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इस समिति के इनको जनक भी कहा जाता है। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायती राज जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो भारत में जो प्रथम पंचायती राज जो व्यवस्था है सबसे पहले कौन से राज्य में चालू किया गया था, तो याद रखिए भारत में प्रथम बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके शासनकाल में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री उस समय, तो इनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो राजस्थान के नागौर जिले में जो कि सबसे पहले पंचायती राज को जो कि लाया गया था। उस समय वहाँ का जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनके शासनकाल में राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती जो व्यवस्था है इसको लागू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो याद रखिएगा सब फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को यहाँ पे हटाया जा सकता है, तो इसको कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपके 315 में, 316 में, 317 में या 318 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 317। तो अनुच्छेद 317 में संविधान के इस अनुच्छेद में, यहाँ पे 317 इस अनुच्छेद में बताया गया, इसके तहत लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनको हटाया जा सकता है या निलंबित इसमें करने की संबंधित बताया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 317 में आपको लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित इसमें बताया गया है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है, तो सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना मंत्रालय, सचिव योजना आयोग या डी है आपके सचिव वित्त आयोग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विकास जो परिषद होता है इनके सचिव के रूप में कौन मुख्य भूमिका निभाता है, तो आपके सचिव योजना आयोग इसके मुख्य भूमिका निभाता है राष्ट्रीय विकास परिषद सचिव के रूप में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या डी है अनुच्छेद 57। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन अनुच्छेद जो 57 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता इसमें निर्धारित कर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए यहाँ पे पात्रता रखता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अनुच्छेद 57 में भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद को पुनः निर्वाचन की योग्यता इसमें निर्धारित कर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए जो मताधिकार की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो कौन से सन में की गई थी, तो 59वें संशोधन 1988 के द्वारा, या बी है 61वें संशोधन 1989 के द्वारा, या सी है 64वें संशोधन 1990 द्वारा, या डी है आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, कब की गई थी, तो आपका 61वें संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था, जिसमें जो आपके पहले मताधिकार के जो वोट करने की जो उम्र थी 21 साल थी, लेकिन जिसे 6 दिसंबर 1980 यहाँ पे 89 में 6 दिसंबर आपका 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको 18 वर्ष से कर दिए गए घटा के। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61वें संशोधन 1989 के द्वारा इसको घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद का लोक सेवा आयोग सदस्य को हटाया जा सकता है, तो 315 में, आर्टिकल 315, आर्टिकल 316 में,
आर्टिकल 317 में, या डी है आपके आर्टिकल 318 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद आर्टिकल 317 में, इसके तहत लोक सेवा आयोग के जो सदस्य इनको हटाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 317 के तहत यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को इसके अनुसार हम हटा सकते हैं। तो इसका सी आपका आर्टिकल 317 में इनके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो जब भी एग्जाम देते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। यहाँ पे नहीं है और है को यहाँ पे जल्दी जल्दी चक्कर हम भूल जाते हैं, हम क्वेश्चन हमारा बाद में पछतावा होता है, इसलिए क्वेश्चन को ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए वहाँ पे। तो एक साइड आपकी इस्पात संयंत्र है और दूसरा सहयोगी देश। तो कौन सी इस्पात संयंत्र कौन से देश के सहयोग से बना है आपका सुमेलित करना है। तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है राउरकेला। भिलाई जो स्टील प्लांट है आपके पूर्व यूएसएसआर के माध्यम से इस देश के सहयोग से भिलाई स्टाइल जो प्लांट है। ऐसे ही आपके दुर्गापुर आपके जो पश्चिम बंगाल में है आपके यूके के सहयोग से बना हुए हैं। और डी है आपका बोकारो जो कि यूएसए के सहयोग से नहीं बना है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोकारो जो आपका जो प्लांट है आपके यूएसए के माध्यम से नहीं बना है। ये जो बोकारो इस्पात कारखाना है आपके सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा इस्पात कारखाना है, याद रखिएगा चौथा इस्पात कारखाना यह जो कि सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में 1965 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो सोवियत संघ के सहयोग से बना है आपका बोकारो प्लांट। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैंग्रोव या ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मालाबार तट में, सुंदरबन में, कच्छ किरण में, या आपका डी है दंडकारण्य। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, मेंस में क्वेश्चन को जो कि आंसर राइटिंग लिए पूछे भी जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो भारत में मैंग्रोव या ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो आपके सुंदरबन में पाई जाती है। तो सुंदरबन कहाँ है। तो आपके सुंदरबन जो कि भारत तथा बांग्लादेश में जो स्थित विश्व का सबसे बड़े नदी या डेल्टा है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और बांग्लादेश में जो फैला आपके बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर जो कि कई द्वीपों समूह पर स्थित आपका सुंदरबन, याद रखिए यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र जो मेघना नदियों के डेल्टा पर ये आपका जो सुंदरबन है स्थित है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर ये स्थित है, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सुंदरबन जो कहाँ कौन से राज्य में स्थित है। तो सुंदरबन आपके भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कई बार इसको अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया, अक्सर इसको रिपीट किया जाता है। तो आईएमपी करके रख लीजिए, क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो निम्नांकित में से कौन सा एक जो नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जो नर्मदा जो नदी है यह जो नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और यहाँ पे जो कहा जाता है भारत की जो कि सबसे पाँचवीं लंबी नदी इसको कहा जाता है, जो कि पश्चिम दिशा में जो कि बहने वाली नदी है, यह आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य की जो कि सबसे बड़ी नदी इसको कहा जाता है। तो याद रखिए एमपी में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी करके रख लीजिए। अक्सर इसको भी एग्जाम में बहुत बार अक्सर रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो वो आपके शांत घाटी में, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी, दामोदर घाटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शांत घाटी। तो याद रखिए शांत घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली किसको नाम से जाने जाते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपके शांत घाटी में पाया जाता है, जिसे हम साइलेंट वैली के नाम से इसको जानते हैं या शांत घाटी इसको कहते हैं। तो वर्तमान में यह कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके केरल राज्य में स्थित है। याद रखिए यह आपके केरल के पलक्कड़ जिले के नीलगिरी की पहाड़ियों में आपका स्थित है। तो याद रखिए इसको साइलेंट वैली के रूप में इसको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है कहाँ अवस्थित है। तो आपके चिल्का झील के समीप में, महानदी के मुहाने के समीप में, पुलिकट झील के समीप में, या गोदावरी के मुहाने के समीप में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पुलिकट झील के समीप आपका श्रीहरिकोटा जो द्वीप है आपके पुलिकट झील के समीप स्थित है। तो वर्तमान में जो पुलिकट झील है कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आपके भारत के आंध्र प्रदेश और आपके जो तमिलनाडु है राज्यों के जो स्थित एक अनूप जो झील है यहाँ पे
स्थित है। याद रखिए पुलिकर झील भारत के आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में स्थित है। यह जो इसका जो सबसे बड़ा जो भाग है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में आता है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुलिकर झील के जो कि झील के समीप यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से राज्य में स्थित है, तो आपके आंध्र प्रदेश आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भारत के इस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो धारवाड़ शैल तंत्र, विंध्यन शैल तंत्र, कडप्पा शैल तंत्र, या डी है गोंडवाना शैल तंत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन धारवाड़ शैल तंत्र। तो याद रखिए तो भारत को जो सबसे ज़्यादा मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में खनिज जो युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो आपका धारवाड़ शैल तंत्र से प्राप्त होता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन को रिपीट भी करता है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए प्रायः इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, कम से कम एक लाइक भी कीजिए करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।